तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन टॉपिक। ठीक, अब देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसका एक एग्जांपल था रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक ना, कोलिजन भी एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही हम एग्जांपल कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली पे फोर्स लगाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से कोलिजन भी हमारा एग्जांपल हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है ना, चलो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हम करेक्ट भी करते हैं सबसे पहले कि कोलिजन का हमारे माइंड में क्या है यार, कोलिजन मतलब दो बॉडीज़ का टकराना। जो ही नहीं कि दो बॉडीज़ हमेशा टकराएं ही कोलिजन के लिए, हाँ टकराना भी एक कोलिजन है, पर यहाँ पे हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये HCV में लाइन लिखी हुई है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर कोलिजन। मतलब कोलिजन होने के लिए जरूरी नहीं कि दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आए ही। जिससे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका यही है कि यार हम बोहर मॉडल में, रदरफोर्ड मॉडल में हम पढ़ते हैं ना कि अल्फ़ा पार्टिकल आए और इस तरीके से न्यूक्लियस ने उसको स्कैटर कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं ना कि यार अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, है ना। तो कहीं ना कहीं अल्फ़ा पार्टिकल का पाथ इसकी वजह से चेंज हुआ, या अल्फ़ा पार्टिकल इसकी वजह से स्कैटर हुए, तो ये भी एक टाइप का क्या है, कोलिजन ही है। ठीक है ना, तो कोलिजन के लिए ज़रूरी नहीं कि दो बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में आए ही। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन पे। टाइप्स ऑफ कोलिजन में 3 टाइप्स के कोलिजन रहते हैं हमारे पास, है ना। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक एक करके समझते हैं। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होता है पार्शियली इलास्टिक या फिर कह सकते हैं पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, अब देखो इसका एग्जांपल से अगर अपन समझे, है ना, कैसे समझ सकते हैं। जैसे परफेक्टली इलास्टिक पे हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैंने बॉल को ऐसे छोड़ा और वो रिबाउंड कर कर सेम हाइट तक आ गई, है ना। मैंने यहाँ से छोड़ा, इस पेन को मान लो यहाँ से छोड़ा और रिबाउंड कर कर सेम हाइट तक आ गया, है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, यानी कि उसकी एनर्जी कंजर्व्ड रही, है ना। जितनी पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतनी बाद में बन गई, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, और एग्जाम्पल लिखे तो बॉल रिबाउंड टू सेम हाइट आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हम क्या कहेंगे, जैसे बॉल को ड्रॉप किया और इसे चिपक गई, है ना। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे बॉल को पेन को ड्रॉप किया, चिपक गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गई हमारी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड आ जाएगा यहाँ पे हमारा, है ना। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉल स्टिक्स टू द सरफेस आफ्टर कोलिजन, बॉल सरफेस से चिपक गई कोलिजन के बाद। ठीक है, लास्ट है पार्शियली। देखो नाम से भी समझ सकते हो पार्शियली को, जैसे बॉल को ड्रॉप किया, वो हिट करके कुछ हाइट तक वापस आई, जो कि जनरली होता भी है ना। तो ये हो जाएगा पार्शियली, है ना, कि बॉल को छोड़ा, कुछ उसमें एनर्जी वापस रिटेन कर ली, है ना, कुछ हाइट तक आई। तो यहाँ पे भी पूरी एनर्जी तो कंजर्व नहीं है एक तरीके से, है ना। मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। और यहाँ पे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं बॉल रीचेस टू सम हाइट आफ्टर कोलिजन, कुछ हाइट तक बॉल वापस आ गई। ठीक है ना, तो ये 3 टाइप के हमारे कोलिजन है ना। एनर्जी सिर्फ किस में कंजर्व होती है, मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ किस में कंजर्व है, इलास्टिक कोलिजन में, है ना, बाकी है। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया हमें। अब इनको डिटेल में हमने पढ़ना है। पहले शुरुआत करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से, है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ लिख लेते हैं, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कोई भी टाइप का कोलिजन होगा वहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। ठीक है ना, किसी भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोई भी कोलिजन में देखें तो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना।
तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से चालू करते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्कूल के हिसाब से स्कूल में आती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन इन 1D, 1 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, कि मतलब 1D का मतलब 1 डायमेंशन में मूव कर रही हैं बॉल्स, है ना। हेड ऑन भी बोलते हैं इसको, हेड से हेड या फिर सिर से सिर टकरा रहे हैं या फिर सेंटर से सेंटर टकरा रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो थ्योरी तुम लोग ऐड ऑन कर लेना, है ना, नोट्स में से, बस मैं समझा देता हूँ। देखो, तो ये हम बॉल्स का ही कोलिजन लेते हैं। ये M1 बॉल U1 स्पीड से चल रही है, M2 बॉल U2 स्पीड से चल रही है ना, 1D ले रहे हैं एकदम, इस स्ट्रेट लाइन में एक तरीके से कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर U1 U2 से ज़्यादा हो, है ना, पीछे वाले की स्पीड अगर ज़्यादा मान लो, ये ज्यूम कर रहा हूँ, है ना, तो ये बॉल्स कोलाइड कर जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे कहीं कोलिजन हो जाएगा, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है। और आफ्टर कोलिजन M1 चल रही है V1 स्पीड से, M2 वाली बॉल चल रही है V2 स्पीड से, ठीक। चलो, तो इस डेरिवेशन में बेसिकली हमारा गोल क्या है, निकालना क्या है, ये V1 और V2 यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, एक V1 है और दूसरा V2। अब देखो मैथ्स क्या कहती है, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए रहेंगी, है ना। चलो एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं पहले, है ना। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन, ठीक। अच्छा, U और V थोड़े से सही से बनाना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, U ऐसे और V ऐसे करके, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन मोमेंटम कंजर्व करते हैं। 2 इक्वेशन चाहिए ना, मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व मतलब मोमेंटम थ्योरी तुम लोग ऐड ऑन कर लेना, है ना। बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन अगर मोमेंटम देखें तो क्या होगा, M1 U मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, M1 U1 प्लस M2 U2, और आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक। चलो M1 वालों को साथ रख लेते हैं और M2 वालों को हम लोग साथ रख लेते हैं। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। पहला हमने मोमेंटम कंजर्व किया, है ना। दूसरा अपन काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मतलब एक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करें तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक ना, आफ्टर कोलिजन। अच्छा, बिफोर कोलिजन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, मतलब हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। डन, ठीक है ना। हाफ 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 अपन कट कर सकते हैं, तो यहाँ से M1 U1 स्क्वायर हर एक स्टेप लिखते हुए बढ़ते हैं आगे, है ना, इक्वल्स टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। M1 वालों को साथ रख लेते हैं, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। M2 वालों को साथ रख लेते हैं, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। ये समझ आया ना, है ना। M1 वालों को साथ रखा, M2 वालों को साथ रखा, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। चलो, तो दोनों कंजर्वेशन हो गए, 2 इक्वेशंस बना ली हैं हमने। अब डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, है ना। डिवाइड करने में ना एक रिजल्ट आएगा, उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करें तो 2/1 कर रहा हूँ। देखो 2/1 जैसे करेंगे, M1 से M1 कट, M2 से M2 कट, तो बचेगा क्या, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, U1 माइनस V1 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन में V2 माइनस U2, ठीक। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे यही, ऊपर फिर से a माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, नीचे फिर से यही, ठीक है ना। चलो, ये वाले फैक्टर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, U1 प्लस V1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2। डन, ठीक जा रहे हैं यहाँ तक, है ना। अब देखो U1 माइनस U2 को लिख सकता हूँ V2 माइनस V1, है ना। देखो ये कुछ रिजल्ट निकल के आया है ना, पहले इसको एनालाइज करते हैं। U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1, है ना। अब ये रिज़ल्ट हमें क्या बता रहा है, पहले इसको एनालाइज करते हैं। देखो U1 माइनस U2 क्या बताता है,
ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे नज़दीक आएंगे, है ना, जैसे कोलिजन हम समझें तो ऑब्जेक्ट पास आए, टकराए, फिर अलग अलग हो गए, है ना। u1 माइनस u2 क्या बताता है, कितनी तेज़ी से वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। और v2 माइनस v1 क्या बताता है, कितनी तेज़ी से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कुछ लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, मतलब ऑब्जेक्ट्स जितनी तेज़ी से पास आ रहे कोलिजन के बाद उतनी तेज़ी से दूर जा रहे इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है ना। तो एक रेज रिजल्ट आ गया, है ना। देखो स्कूल में डेरिवेशन यहाँ तक भी आ सकती है 3 मार्क्स में, है ना। 3 मार्क्स में आई तो यहाँ तक भी पूछ सकते हैं कि ये शो करो, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मान लो 4 या 5 मार्क्स में आएगी तो हमें v1 और v2 का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है ना। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ से अब जैसे मैथ्स में हम सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, कुछ वैसा ही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। यहाँ से अगर मैं v2 की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी बनेगी, यहाँ से एक बार निकालें। v2 आएगा हमारा u1 माइनस u2 प्लस v1, है ना, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। इसको हम पुट करते हैं एकदम पहली इक्वेशन में, इसको कुछ स्टार इक्वेशन टाइप दे देते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो हमारा आया है v2, इसको सबसे पहली इक्वेशन जो कि मोमेंटम कंजर्व वाली थी, इसे पुट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। v2 को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये स्टेप ध्यान रखना। तो v2 को हम स्टार इक्वेशन में रखें तो क्या बनेगा, m1u1 प्लस, ठीक, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस v2 की जगह हमारा क्या पुट हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस में v1, ठीक है ना। चलो u और v थोड़ा सा ध्यान से देख के बनाना है। m1v1 यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1, यहाँ तक डन, ठीक है ना। ब्रैकेट खोली और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, है ना। m2u2 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 2m2u2 हो जाएगा, सही है ना। और जब अच्छा मुझे v1 निकालना है तो मैं इसको और इसको यहीं रखता हूँ। m2u2 को पहले इधर लेके आया, ट्वाइस ऑफ m2u2 हो गया। इसको इधर लेके आऊँ तो u1 कॉमन लेके ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ u1 कॉमन लेके ऐसा आ जाएगा। इन दोनों में v1 कॉमन लें तो ऐसा कुछ बन जाएगा, डन, ठीक है ना। तो इन दोनों में v1 कॉमन लिया, ये हो गया, और ट्वाइस ऑफ m2u2 m1 माइनस m2 इंटू u1, ठीक है ना। बस यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है ना। अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये v1 आ गया हमारा, है ना। अब देखो सिमिलरली करके हम v2 को भी याद रख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा फॉर्मूला आ गया, है ना, ठीक है ना। फिज़िक्स का मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा फॉर्मूला ही है ये, है ना। चलो तो v2 को लिखने के लिए 1 और 2 को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब m2 माइनस m1, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर दो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 कर दो, प्लस 2m1u1 अपॉन में m2 प्लस m1। चलो तो यहाँ पे हमारी डेरिवेशन समाप्त होती है ना। v1 का एक्सप्रेशन आ गया और ये v2 का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ना, जो हमारा गोल था इस टॉपिक का। अब यहाँ पे ना हमें केसेस भी करने हैं, केसेस भी पूछ सकते हैं स्कूल में हमारे, है ना। केस वन में अगर मासेस दोनों बराबर हो, मान लो m1 और m2 बराबर हो, है ना, तो v1 और v2 कैसे लिखे जाएंगे वो देखेंगे। देखो m1 और m2 अगर बराबर हों, पहले इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं तरीके से, है, प्लस 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अगर m1 m2 बराबर हो, ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, है। यहाँ पे 2m लिख देते हैं और नीचे भी m प्लस m 2m, u2 आ जाएगा। तो v1 कितना आ गया, u2, और सिमिलरली v2 कितना आ जाएगा, u1 आ जाएगा। ये करके देख सकते हो तुम, ठीक है ना। v1 u2 आ गया, v2 u1 आ गया। देखो इसका मतलब क्या है, v1 कितना बन गया, u2, और v2 कितना बन गया, u1, यानी कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, है ना। इंटरचेंज समझ पा रहे हो ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मान लो पहली बॉल चल रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से और 4 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉल चल रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, मासेस बराबर हैं,
तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि पहली बॉल की स्पीड कितनी बन जाएगी 3 और दूसरी बॉल की कितनी बन जाएगी 4, ठीक है ना। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो, मासेस बराबर हों, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर मासेस बराबर हों, है ना, इलास्टिक कोलिजन हो, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है ना।